तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग के लिए पर डे में एक ना एक सेट आपको लिए प्रोवाइड करता हूं, चाहे वो एसएससी जेई के बारे में हो या फिर आपका डीडीए जेई के बारे में हो। ऐसे कि 2 दिन जो बीच में गैप हुआ, उसके बीच में मैंने एसएससी जेई मेंस का पेपर मैंने किया था। ठीक है। उस टाइम उस 2 दिन के बीच में आपका डीडीए जेई का पेपर मैं नहीं करा पाया। उसके बीच में मैं एसएससी जेई मेंस का पेपर मैंने करवा रहा था। ठीक है। तो आज, ठीक है, आज से आपको डीडीए जेई और बीटीएससी जेई पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। मैं डीडीए जेई को लेकर डेडिकेटेड हूँ। आप लोग भी डेडिकेटेड कितना है वो आप लोग वीडियो के कमेंट में बताएं। ठीक है। क्योंकि इस बार डीडीए जेई और बीटीएससी जेई में से कोई भी आप लोग जिस फॉर्म को भरें उस फॉर्म के लिए आप लोग कमेंट करें। मैं उस पे मैं अपना काम करना शुरुआत करूँगा। ठीक है। शुरुआत में करना चाहता हूँ, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि अभी आपका डीडीए जेई का 3 सेट, ठीक है, तीन वन शॉट कंप्लीट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है। जो कि काफ़ी भाइयों ने देखा है, अच्छा खासा प्यार भी दिया है। और आप लोग से यही उम्मीद रखता हूँ कि लास्ट एंड तक, एग्जाम तक मैं कंटिन्यू अपना सीरीज कंटिन्यू रखूँगा। और आप लोग कितना कंटिन्यू रखते हैं वो अपना कॉमेंट में बताएं। और साथ ही साथ क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आज से मैं प्रीवियस ईयर करने वाला हूँ। ओके। प्रीवियस ईयर करने वाला हूँ। डीडीए जे का जो 2023 में पेपर हुआ था, उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग 1 बाय 1 करके सारे सेट्स के माध्यम से सारे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के मैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following property of a cement is determined by using a Blaine's air probability test? बताइए, इनमें से कौन सा टेस्ट है सीमेंट का जो कि ब्लेंस यूज डिटरमाइन करता है ब्लेंस एयर प्रोबेबिलिटी टेस्ट को? बताइए, उनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज का है, कौन सा टेस्ट है, बताइए तो। रेसिड्यू या which of the following property of cement is used to determine using Blaine's air probability test? बताइए, ब्लेंस एयर प्रोबेबिलिटी टेस्ट में कौन सा प्रॉपर्टी इसका यूज करते हैं? रेसिड्यू, लॉस ऑफ एजेशन या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइननेस। आप लोग जानते हैं कि फाइननेस इज करेक्ट आंसर है। ठीक है। हम लोग ब्लेंड शेयर प्रोबेबिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं? सीमेंट का फाइननेस को हम लोग, सीमेंट कितना फाइन है उसके बारे में हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, विथ रिस्पेक्ट टू द कंपास सर्वेइंग, बताइए कंपास सर्वे के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है। बताइए इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन measured using a prismatic compass is called magnetic bearing। बताइए ये सही है या फिर गलत बता रहा है? द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन measuring using a prismatic compass also called magnetic bearing, ये सही है। जब भी हम लोग कोई भी मतलब मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, हमको मैग्नेटिक बेयरिंग क्या समझते हैं? मैग्नेटिक बेयरिंग क्या है? मैग्नेटिक बेयरिंग उस लाइन को कहते हैं जो डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन, मतलब सर्वे लाइन का जो मेन डायरेक्शन का जो लाइन है ना, जिधर डायरेक्शन शो कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक बेयरिंग बोलते हैं। ठीक है। इसका दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन मेजरिंग यूजिंग सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी बेयरिंग। बताइए, आर्बिट्रेरी बेयरिंग का ये डिफिनेशन होता है? ये गलत है। देखिए आर्बिट्रेरी बेयरिंग क्या होता है? आर्बिट्रेरी बेयरिंग एक हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड, जैसे हम लोग आर्बिट्रेरी बेयरिंग से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करते हैं विथ रिफरेंस। अगर बाई चांस हम लोग कहीं सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, और हमको वहाँ कुछ रिफरेंस पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो कुछ ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मारेंगे जो कि परमानेंट ऑब्जेक्ट हो। जैसे हम लोग आपका रेलवे स्टेशन पे वो सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, सर्वे कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग का कुछ ऐसा पॉइंट तो वहाँ पर नहीं मिलेगा, तो हम लोग कुछ रेलवे स्टेशन को कोई ऐसा परमानेंट आपका पॉइंट होगा जिससे हम लोग उससे हम लोग मार्किंग कर देते हैं, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो आपका मेरा आर्बिट्रेरी बेयरिंग हो गया। ठीक है। आर्बिट्रेरी बेयरिंग मतलब मान के चलिए ना कि एक आपका मतलब कैसे बोलते हैं, ऑफसेट टाइप में, तो ऑफसेट टाइप में एक परमानेंट बेंच मार्क टाइप में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब एक रेफरेंस के टाइप में लीजिए कि रेफरेंस पॉइंट हम लोग मानते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी बेयरिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन मेजरिंग यूजिंग सर्वेयर कंपास इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी बेयरिंग, जो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
बताइए, एज पर आई सोयल क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक सोयल ऑफ ए लो प्लास्टिसिटी और रिप्रेजेंटेड बाई ओ एल। ये सब तो आप लोग इजी जी आप लोग लगा ही लीजिएगा। विच इज द फ्लोइंग इज द सेकेंड विच इज द फ्लोइंग इज द सेकेंड रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। बताइए सेकेंड रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है? वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, कंपास सर्वेइंग, वर्क फ्रॉम पार्ट टू द होल, या फिर लेबलिंग, वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सर्वे मेनली टू टाइप का होता है। पहला क्या था? वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, इसमें क्या होता है कि हम लोग जितने भी एरिया पे हम लोग मतलब वर्किंग करते हैं, आपका होल वर्किंग एरिया आपका होल होता है। होल टू द पार्ट मतलब पार्ट टू द होल नहीं, होल टू द पार्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि जितने भी उसमें ईरेट्स होते हैं, ठीक है, ईरेट्स सारे लोकलाइज हो जाते हैं और उससे फिर हम लोग अक्यूमुलेट इजिली हम लोग उसे प्रिवेंट मत कर चलिए कि हम लोग कोई इस एरिया है, ठीक है, इस एरिया में हमको ईरेट मतलब इस एरिया में हमको सर्वे करना था, तब हम लोग यहाँ प्रिंसिपल सर्विंग कर रहे हैं, तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है आपका? वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, मतलब इस टोटल एरिया में हम लोग होल एरिया में हम लोग सर्विंग करेंगे। तो होल एरिया में सर्विंग करेंगे तो हम लोग अगर कहीं ईरर भी हो जाता है, ठीक है, तो मान के चलिए कि कुछ ईरर आ जाता है, तो ईरर को हम लोग इजिली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इजिली फाइंड कर पाएंगे, लोकलाइज कर लेंगे कि नहीं यहाँ ईरर है, यहाँ ईरर है, यहाँ ईरर रह गया, तो इसको हम लोग ईरर के जो हम लोग मतलब मार्किंग कर देंगे, इसे हम लोग एक्यूमुलेट करके हमको इसके एक्यूमुलेट कर लेते हैं और इसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब एरर को हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसीलिए वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट पे काम करते हैं। और दूसरा क्या है? एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉइंट ऑफ योर कंट्रोल पॉइंट, एटलीस्ट विथ एटलीस्ट मिनिमम 2 कंट्रोल पॉइंट्स। जैसे मान के चलिए कि हमको यहाँ से यहाँ हमको मेजर करना है, ठीक है, तो आपका हमको यहाँ कोई पॉइंट सी है, ठीक है, तो इसको हमको मतलब मार्किंग करना है, ठीक है, मतलब ऑब्टेन करना है, मतलब तो इसको हम लोग कैसे खोज पाएंगे? तो पहले हम लोग एक लाइन लेंगे जिसका ए बी कोई एक मतलब पार्टिकुलर लाइन है, इसके बिहाफ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फाइंड कर पाएंगे, नहीं ये मेरा थर्ड पॉइंट है, तो हम लोग इसी को बोलते रहते हैं मिनिमम 2 पॉइंट हमको पता ही होना चाहिए। किसी भी सर्वे लाइन पे हम लोग 2 पॉइंट फाइंड करते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ कंट्रोल पॉइंट, जिसे हम लोग थर्ड पॉइंट मार्क कर सकें। यहाँ से इस हम लोग इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है? विच इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन, मतलब ये प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन के लिए कौन सा ये दोनों स्टेटमेंट सही है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ग्लेसी ग्रीसी ग्लेसी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? ग्लेसी ग्रीसी डल एंड मेटेलिक आर ए फ्यू टाइप ऑफ लस्टर ऑफ मिनरल्स। ग्लेसी ग्रीसी डल एंड मेटेलिक आर ए फ्यू टाइप्स ऑफ लस्टर ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के ये सारे टाइप है, ये जो सही बोल रहा है। अच्छा, लस्टर क्या होता है? लस्टर मीन्स चमक होता है, ठीक है, मिनरल्स की चमक, मिनरल्स में जो चमक होता है वो किस टाइप में होता है? ग्लेसी होता है, ग्रीसी होता है, डल एंड मेटेलिक होता है। ये जो टाइप है, अब किसका किसका टाइप है? लस्टर ऑफ मिनरल्स है। मिनरल्स मीन लस्टर मीन्स चमक होता है, किसका? मिनरल्स का चमक। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको सही बोल रहा है। सेकंड देखते हैं, द साइन ऑन द सरफेस मिनरल, द सरफेस के मिनरल पर जो साइन है, साइन एंड और के अपीयरेंस अंडर ए रिफ्लेक्टिंग लाइट इज कॉल्ड स्ट्रिक। स्ट्रिक क्या होता है? स्ट्रिक क्या होता है? देखिए स्ट्रेचिंग क्या होता है? स्ट्रेचिंग एक टाइप से आपका कलर होता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग क्या है? स्ट्रेचिंग एक कलर होता है किसका? मिनरल्स का, जो कि कैसा होता है? वो पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि द साइन ऑन द सरफेस ऑफ मिनरल्स एंड अपीयरेंस अंडर रिफ्लेक्टिंग लाइट इज कॉल्ड स्ट्रिक। उसे हम लोग स्ट्रिक बोलते हैं। ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? IS-456 के रिगार्डिंग क्या दिया? दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताइए क्या है स्टेटमेंट? रप्चर ऑफ वन और मोर क्रिटिकल सेक्शन इज ए एड्रेस्ड इन ए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। क्या यह स्टेटमेंट ये सही है? बताइए। लिमिट स्टेट ऑफ LSM जो होता है, LSM के दो मेथड होता है, दो मतलब टाइप है। फर्स्ट क्या है? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर रप्चर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी।
क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, ठीक है। तब ये जो बोल रहा है कि आपका रप्चर ऑफ द रप्चर ऑफ वन और मोर क्रिटिकल सेक्शन इज एड्रेस इन ए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, नहीं, सर्विसेबिलिटी नहीं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कोलैप्स को ही रप्चर बोल रहा है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इसको सर्विसेबिलिटी बोल रहा है। सर्विसेबिलिटी भी तो अलग हो गया ये, सर्विसेबिलिटी के अंदर इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लिमिट रप्चर ऑफ द वन और मोर क्रिटिकल सेक्शन, इसके कौन कौन से सेक्शन हो सकते हैं बताइए तो। रप्चर के कौन कौन से सेक्शन हो जाते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं आपका क्या बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं कि इसमें जो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि फ्लेक्चर हो गया आपका, कंप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया, कंप्रेशन हो गया, शेयर हो गया, ये जितने भी आपका लोडेड है ये सारे किस में आते हैं, आपके लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका जैसे डिफ्लेक्शन हो गया, क्रैकिंग हो गया, वाइब्रेशन हो गया, ठीक है, वाइब्रेशन हो गया, क्रीप हो गया, ये जनरली जो ये सारे जो कितने जिसमें आते हैं, किसमें आते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में। तो ये ऑप्शन गलत है। डिफ्लेक्शन हो गया, क्रैकिंग हो गया, वाइब्रेशन हो गया, ये सारे किसमें आते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में। डिफ्लेक्शन इज ए आरसीसी सेक्शन इज एड्रेस इन ए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि रप्चर किसको बोल रहा है, रप्चर मतलब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को और किस नाम से जानते हैं, रप्चर के नाम से जानते हैं, रप्चर के नाम से जानते हैं। तो रप्चर के नाम से इसमें से आपका जो एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस बोल रहा है कि एड्रेस इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, नहीं ये नहीं होता है, जिसकी ऑप्शन गलत है। तो ए इज रॉन्ग, कहाँ गया, ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, बताइए सही है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चलिए पढ़िए फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा है कि द फ्रॉड नंबर इज यूज टू कंपेयर द वेव मेकिंग रेसिस्टेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ ए वेरियस साइज एंड शेप। फ्रॉड नंबर जो होता है मेनली क्या क्या करता है, फ्रॉड नंबर हमको इसका यूज करते हैं वेव रेसिस्टेंस, क्या रहा है, मेकिंग ए वेव रेसिस्टेंस ऑफ ए बॉडी, ये तो लोग जान रहे, इसका डेफिनेशन समझ रहे हैं, ठीक है। फ्रॉड नंबर इज यूज टू कंपेयर द वेव मेकिंग बॉडी ऑफ ए वेरियस साइज एंड शेप, ये मतलब सही बता रहा है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं कि द फ्रॉड नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स, क्या ये सही है, बताइए तो। फ्रॉड नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, रूट अंडर इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स, ये सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एज पर IRC द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल हार्डनेस, बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है, कितना होता है 200, जहाँ पूछेगा परमिसिबल पूछेगा तो 600, ठीक है। देखिए एज कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कंटूर, बताइए कंटूर के कार्य जो आपको बहुत बार पढ़ाया हूँ, नया नहीं है, बहुत बार। बताइए द टू कंटूर लाइन ऑफ ए डिफरेंट एलिवेशन, ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, टू कंटूर लाइन ऑफ ए डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एट एनी गिवन कंडीशन, यानी कोई भी कंडीशन में ये आपका होता है क्या कि टू कंटूर लाइन ऑफ ए डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एट एनी गिवन कंडीशन, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक्सेप्शनल केस है जो आपका होता है क्या, ओवरहैंगिंग क्लिप यहाँ लिखते हैं, ओवरहैंगिंग सी क्लिफ, एक इसे क्या बोलते हैं, केव, ओवरहैंगिंग क्लिफ और केव बोलते हैं। ये बोलता है कि एट एनी कोई भी कंडीशन में ये ऐसा होता है, ये गलत है, ये बोलना गलत है, ये ओनली फॉर एक्सेप्शनल केस है जो कि ओवरहैंगिंग क्लिप और इसे केव इसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि कंटूर लाइन क्लोज ईच अदर, क्या स्टेप 16, ये सही है, सी बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, कहाँ गया जी, बी इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या इनकरेक्ट, बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, लेटराइट स्टोन, बताइए इन लेटराइट स्टोन के बारे में कौन सा गलत पूछ रहा है। देखिए लेटराइट स्टोन इज यूज फॉर रफ स्टोन मिशनरी वर्क, ये सही है। लेटराइट स्टोन कैन बी बिल्ट इन ए थिन स्लैब, ये भी सही है। लेटराइट स्टोन ए पोरस एंड सेलुलर स्ट्रक्चर, ये भी सही है। लेकिन ये देखिए क्या है, लेटराइट स्टोन इग्नियस रॉक नहीं, लेटराइट स्टोन इग्नियस नहीं, ये क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक,
सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एलवाई ऑफ वायर 2 एवं क्रॉस सेक्शन एरिया 15 न्यूटन वेट दिया है, हैंगिंग ए फ्रीली अंडर इट्स ऑन वेट, फाइंड द लेंथ ऑफ वार इट लेंथ ऑफ वायर इफ द एक्सटेंशन इज नॉट एक्सीडिंग 0.6 mm, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना। बताइए कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका क्या बोल रहा है, फ्रीली सस्पेंडेड है, मतलब कोई यहाँ पर आपका इस टाइप से है। ठीक है, ये वाला इसका कंडीशन तो आप लोग पढ़े होंगे कि ऑन इसका वेट, जो वेट वाला कैसे बनता है जी, इसका फॉर्मूला क्या है बताइए तो। फॉर्मूला क्या है, मान के चलिए कि यहाँ से ये कोई इस टाइप में है, ये रड है। ठीक है, और ये आपका फिक्स है यहाँ पर। ठीक है, फ्रीली हैंग फ्रीली अंडर इट्स ऑन वेट, वेट की वजह से ही हैंग है। ठीक है, तो बताइए कि इसमें इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ऑन इट्स वेट्स होता है ना, इसका लेंथ डिफ्लेक्शन कितना, डिफ्लेक्शन फॉर्मूला इसका क्या होता है, एक्सटेंशन फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, 2WL/2AE। क्या होता है, WL/2AE इन केस ऑफ ऑन वेट, इन केस ऑफ वेट के केस में क्या फॉर्मूला होता है, WL/2AE। तो W कितना दिया हुआ है, वेट आपका 15 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ आपका दिया हुआ है, तब फाइंड द मैक्सिमम। अच्छा, लेंथ हमको निकालना है ना, लेंथ निकालना है 2 इंटू एरिया 2 इंटू एल ए कितना है 150 गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एल निकल जाएगा, और ये आपका दिया हुआ देखिए कितना दिया हुआ, ये इट इज एक्सटेंशन कितना दिया 0.6 दिया है, तो यहाँ से एल निकाल दीजिएगा ना आराम से, एल तो यहाँ से निकाल दीजिए, एल जो निकलेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ ए टेकोमेट्रिक सर्वे इज ऑल्सो नोन एज सबटेंस मेथड। बताइए कौन सा मेथड है जो कि टेकोमेट्रिक सर्वे का है, जिसे हम लोग सबटेंस मेथड बोलते हैं, बताइए। मूवेबल हेयर मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सबटेंस मेथड। ठीक है, याद रखिएगा, सबटेंस मेथड बोलते हैं। एक और क्या होता है, फिक्स हेयर मेथड, एक होता है स्टाडिया मेथड का, इसमें इसका एक टाइप क्या है, फर्स्ट आपको क्या हो गया, स्टाडिया मेथड का फर्स्ट आप क्या है आपका, फिक्स्ड हेयर मेथड। ठीक है, जिसका इसका टाइप है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्कुलर सेक्शन ऑफ ए सीवर। बताइए सर्कुलर सेक्शन ऑफ ए सीवर के लिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए एंड बी। बताइए सर्कुलर सीवर प्रोवाइड ए मैक्सिमम एरिया, फॉर ए गिवन पैरामीटर एंड दस प्रोवाइड ए मैक्सिमम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ये ऑप्शन आपको सही है या गलत लग रहा है, बताइए। सॉरी, ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इन केस ऑफ सर्कुलर सीवर, ठीक है, सर्कुलर सीवर में हम लोग जानते हैं कि इसका जो आपका एरिया होता है, ऑब्वियसली कि एरिया सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम एरिया। ठीक है, इसका मैक्सिमम पेरीमीटर की वजह से इसका जो हाइड्रोलिक रेडियस होता है वो भी आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही बोल रहा है। ठीक है, सेकंड देखते हैं कि सर्कुलर सीवर बिंग्स है यूनिफॉर्म कर्वेचर, ये सही है, ऑलराउंडर। ठीक है, ऑलराउंड ऑफर मिनिमम चांसेस ऑफ डिपॉजिट व्हेन कंपेयर टू अदर क्रॉस सेक्शन। सही बात बोल रहा है कि अगर मेरा सर्कुलर सीवर तो हम लोग जानते हैं कि इसका तो ऑल यूनिफॉर्म कर्वेचर होता है। ठीक है, चारों साइड एकदम यूनिफॉर्म रहता है, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें से अगर कोई भी सिल्ट अगर यहाँ डिपॉजिट कर जाता है, अगर कोई सिल्ट यहाँ डिपॉजिट कर जाता है तो एलवेज क्या होता है, वो एलवेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ताकि यहाँ पे बैठा रहेगा। ठीक है, कोई भी सिल्ट, जैसे सिल्ट हो गया, कोई ग्रेवल हो गया, नहीं कि वहाँ पे बैठा रहेगा, आराम से इजीली फ्लो करके ये मूव होके मतलब जो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देन अदर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, किसी में क्या होता है, जैसे आपका दूसरा सीवर का नाम ले, तो जैसे किसी में होता है कि उसमें मिनिमम जो आपको वेलोसिटी होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसमें जो आपका कुछ ग्रेडियंट होना चाहिए, तभी जाके वो जो सिल्ट हुआ बॉटम पे, वो जाके वहाँ से
मतलब डिसबैलेंस होगा, अदरवाइज वहीं पे बैठा रहेगा। इसीलिए सर्कुलर सीवर में क्या होता है, कि अगर सर्कुलर सीवर हम लोग जान रहे हैं कि इसका जो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर होता है, यूनिफॉर्म कर्वेचर होता है, जिसके कारण कोई भी आपका इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स अगर उसके बॉटम में जाके अगर मतलब बॉटम में जाके बैठ जाता है तो इजिली बैठ जाता है, तो इजिली कोई वेलोसिटी अगर वेस्ट वाटर में नहीं है तो इजीली वहाँ से रिमूव कर जाता है। अगर वेलोसिटी अगर वाटर में अगर जो वेस्ट वाटर मूव कर रहा है उसमें कोई भी वेलोसिटी मतलब कुछ वेलोसिटी नहीं है, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी नहीं है, तब पर भी वहाँ जो सेडिमेंट हुआ है पार्टिकल्स वो इजिली मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका जो कर्वेचर है वो आपका यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही बोल रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम, ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू ए यूडीएल लोड। ठीक है, क्या है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है। बताइए इसका द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट कैसे बनता है। इसका शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट आपका क्यूबिक पैराबोला बनता है। ठीक है, अगर यही कैसे पूछ देगा आपका कि आपका अगर यही पूछ देगा कि इससे यूनिफॉर्मली सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है और उसका तो उसका जो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, तो एल भी ज़्यादा ये शेयर फोर्स डायग्राम जो बनेगा इन इन ए केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एक्टिंग UVL लोड, द शेयर फोर्स डायग्राम जो होता है 1 डिग्री हायर देन 1 डिग्री हायर देन लोडिंग डायग्राम, 1 डिग्री हायर देन लोडिंग डायग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि अभी देखिए वैकेंसी भी आ गई है और अभी आपको कंटिन्यूअस आपको मतलब कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा सेट। तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग को देखना ना भूलें, आप लोग कंटिन्यू देखते रहे एग्जाम तक, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन समझ एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए निरंतरता से अपना प्रयास करते रहें। ठीक है, देखिए कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब सर्कुलर लेमिना फिर रेडियस इतना दिया बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है जी। फॉर्मूला क्या होता है, पाई I1 इजकल टू I2 इजकल टू पाई D⁴ डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई फिर पाई क्या कि दो को दिया ना सर्कुलर, रेशियो पूछ रहा दोनों का डाया अलग अलग दो पाया पाई, यहाँ D⁴ कितना कर देंगे हम 200 कर दें, 200 के D⁴ डिवाइडेड बाई 64, और यहाँ भी हम कर देते हैं, हम यहाँ कर देते हैं जो सीधे वैल्यू ही बैठा देते हैं ना, पाई इंटू डी कितना है 400 के पावर 4 इंटू 64, 64 से 64 कट गया। ठीक है, पाई से पाई भी कट गया। अब कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाई 200 के पावर 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर कितना आएगा 16 आएगा। सीधे काट दीजिएगा ना, 4 चक 16 2 दूनी 4, 4 से 4 चक 16 कट जाएगा। जैसे यहाँ देखिए कैसे है, कितना हो जाएगा 4 से 4 के पावर 4, इसको ये कर दीजिए सॉल्व, ये तो सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो ईजी है। यहाँ तक मैंने कर दिया, उसके बाद आप लोग सोल्यूशन करके आंसर ला लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर आई एस 800 2007 when a transverse stiffeners are not provided at in a plate grider, the ratio of wave connected to a flange along both longitudinal edge। याद रखिएगा ये जो लिखा है ना, along both longitudinal edge। ठीक है, बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एज होता है, एगो सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल एज होता है। ठीक है, तो बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एज के कंडीशन में इसका जो आपका वैल्यू होता है एलवेज लेस देन 200। ठीक है, एलवेज लेस देन 200 एक होता है सिंगल में, जैसे यहाँ था ना बोथ, यहाँ क्या है बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एज, तो इसमें जो आपका इसमें जो आपका होगा इसका जो होगा स्टीफनेस का फॉर्मूला डी बाई थिकनेस ऑफ वेव जो होता है एलवेज लेस देन 200। अरे यार
एलवेज लेस देन 200, ठीक है। और जो होता है कि डी बाई थिकनेस ऑफ वेब एलवेज एलवेज लेस देन इजक्वल टू 90 अपसेलन स्ट्रेन जो क्या है इन केस ऑफ वन लॉन्गिट्यूडनल एज ओनली, ठीक है। ये किसका था, ये वाला आपका, ये इसका क्या था, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एज ओनली। बोथ लॉन्गिट्यूडनल एज के लिए कंडीशन में आपका 200 से कम नहीं होना चाहिए, और आपका सिंगल वन लॉन्गिट्यूडनल एज ओनली एज के केस में आपका 90 से डी बाई टी डब्ल्यू 90 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन ए सीवर सेक्शन दैट इज कंस्ट्रक्टेड लोअर देन द adjacent sewer and run full gravity under a greater than atmosphere, then it is called inverted siphon, ठीक है। ड्रॉप मैनुअल नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन तो सीधे आप लोग एलिमिनेशन से इसको मार दीजिएगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड साइफन सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए ये सर्वेयर कंपास क्या होता है। एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास, एक सर्वेयर कंपास, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास आपका जो, अच्छा हम लोग पहले इसका जिक्र कर लेते हैं कि इसमें सर्वेयर कंपास के बारे में पूछ रहा है। तो सर्वेयर कंपास जो होता है, देखिए क्या होता है इसमें, ये तो पहली बात कि इसको जानते हैं हम लोग, इसको हम लोग बेयरिंग लेते हैं, ये तो आपको कोडेंटल बेयरिंग में होता है, ठीक है। क्या ये तो आपका कोडेंटल बेयरिंग में होता है। दूसरा बात इसको हम लोग जानना चाहें, इसका तो आपका जो निडिल होता है आपका कैसा होता है, 12 टाइप में होता है, मतलब क्या बोले इसको, हाँ इसका जो मैग्नेटिक नीडल होता है कैसा होता है, ब्रॉड टाइप होता है कि नैरो टाइप में होता है। इसका मैग्नेटिक नीडल आपका ब्रॉड टाइप में होता है, ठीक है, ब्रॉड टाइप में होता है। और दूसरा बात हम लोग जान सकते हैं, इसमें जो आपका इसका जो एंगल तो आप लोग बता ही दिए कि आपका रिड्यूस मतलब कोरेंटल बियरिंग में अपना ये वर्क करता है। इसमें ना ही आपका मतलब क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड होता है ना, ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड का इसमें मतलब इसका यूज इसमें यूज नहीं होता है ट्राइपॉड का। ट्राइपॉड स्टैंड आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप से, जिसपे मशीन बैठता है, ठीक है, इसमें यूज नहीं होता है। दूसरा हम लोग बात कर सकें तो इसमें जो हम लोग सर्वेयर कंपास में इसमें जो रीडिंग हम लोग टॉप से मतलब प्रिज्म के थ्रू हम लोग देख सकते हैं इसका रीडिंग, ठीक है। ये सारे इसका प्रॉपर्टीज है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसके पढ़ते हैं, इसका क्या है, सर्वेयर कंपास मेजरिंग द डायरेक्शन ऑफ ए सर्वे लाइन इन होल सर्कल बेयरिंग, ये किसका है, प्रिज्मेटिक कंपास। कंसिस्ट ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट वेन विथ ए हॉरिजॉन्टल वेयर, ये आपका आंसर है। याद रखिएगा सर्वेयर कंपास में जो हम लोग इसमें जो इसका जो आपका ऑब्जेक्ट वेन होता है एलवेज मेटल का होता है, ठीक है, मेटल ऑब्जेक्ट वेन होता है विथ ए वर्टिकल हेयर, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट। कंसिस्ट ऑफ नीडल इन ब्रॉड टाइप, ये आपका ये भी सही है, ब्रॉड टाइप किसका है, प्रिज्मेटिक कंपास का, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ग्रेजुएटेड सर्कल रिंग विथ ए डज नॉट रोटेट विथ, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट के नोट का वैल्यू क्या होता है, लूज हो गया, लूज सैंड डेंस सैंड, फिर हो गया आपका सैंड, फिर आपका होगा सॉफ्ट सैंड, फिर आपका हार्ड सैंड, ठीक है। तो इसका बताइए कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ एट रेस्ट, इसमें इसका वैल्यू क्या होता है, सबका एग्जाम में पूछता है। याद रखिएगा लूज सैंड के केस में कितना आता है 0.4, डेंस सैंड के केस में कितना 0.5 से 0.6, ठीक है, 0.5 से 0.6 याद रखिएगा। फिर आपका सैंड के केस में कितना होता है 0.8, फिर आपका सॉफ्ट सैंड के केस में कितना होता है 0.6, आपको हार्ड सैंड के केस में कितना होता है 0.5, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इसका आंसर क्या था, क्या बोला तो लूज सैंड के केस में 0.4, मतलब 0.4 दिया हुआ ना किसी का, लूज सैंड का, ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलिक पंप, बताइए हाइड्रोलिक पंप के केस में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये देखिए फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए रिसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज टू ए लिफ्ट ऑफ वाइल फ्रॉम द डीप वेल, ये एकदम सही है। रिसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है आप लोग देखते हैं समुद्र से जो तेल निकालता है, आप लोग देखेंगे समुद्र से जो तेल निकालता है, समुद्र के बीच में मशीन लगा हुआ होता है वो, तो वहाँ से तेल निकालता है, ठीक है। वो जो उसमें जो मशीन
हाइड्रोलिक पंप काम करता है, उसमें कौन सा हाइड्रोलिक पंप काम करता है, आपका रिसिप्रोकेटिंग पंप लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें जो डिस्चार्ज होता है, देखिए इसी का सेकंड जो स्टेटमेंट है कि डिस्चार्ज, इसमें डिस्चार्ज कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिस्चार्ज हमेशा लो होता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पंप इज ग्रेटर देन बोल रहा है, जो कि नहीं, ये गलत है, लोअर देन होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मेथड ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स, बताइए बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स जो मेथड है, इस पे दो गो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। द एंगल आर लेस अफेक्टेड बाय ए करेक्शन अप्लाइड बाय ट्रांजिट मेथड देन बॉडीज रूल, ये ऑप्शन सही है, ये सॉरी ये स्टेटमेंट सही है यार, हर बार हमको ऑप्शन याद आ जा रहा है, ऑप्शन है स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपका सही है। अच्छा, बॉडी रूल क्या होता है? बॉडी रूल आप लोग जानते हैं कि जो इसमें तो आपका एंगुलर मेजरमेंट होता है, आप एंगुलर मेजरमेंट और ट्रांजिट सॉरी बॉडी हाँ सॉरी आपका जो ट्रांजिट मेथड होता है, इसमें क्या होता है, एंगुलर मेजरमेंट मोर प्रिसाइज होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि ट्रांजिट मेथड में एंगुलर मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि द एंगल आर लेस इफेक्टेड बाय द करेक्शन अप्लाइड इन ट्रांजिट मेथड देन बाय ए बॉडी रूल, मतलब इसको मतलब उल्टा करके लिख दिया है, लेकिन ये सही है, लेस था वहाँ पर मोर रहते, यहाँ लेस है, और आपका बॉडी रूल के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा देखते हैं, द बॉडी रूल मेथड इज एज्यूम द एरर इन द एंगुलर मेजरमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए ये भी ऑप्शन सही है, इन ए केस ऑफ बॉडीज रूल, ठीक है, इन ए केस ऑफ बॉडीज रूल, BOWDITCH बॉडीज रूल। बॉडीज रूल के केस में क्या होता है, फर्स्ट होता है कि आपका जो होता है एरर नहीं, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा स्टेटमेंट से, इन केस ऑफ फर्स्ट इन केस ऑफ लीनियर मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट के केस में एरर जो होता है, एरर हो जाता है, एरर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√L होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है इसमें इन केस ऑफ इसमें लीनियर था, तो यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट, सॉरी लीनियर नहीं, ये आपका एंगुलर होगा यार, एंगुलर में आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, भाई तो सोच रहे हैं कुछ गलत कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, आपका ये एंगुलर है, एंगुलर मेजरमेंट के केस में आपका जो एरर होता है वो कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट एल, ठीक है। और इन केस ऑफ लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट के केस में जो होता है, इसमें जो आपका एरर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, √L होता है, ठीक है, √L होता है किसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था हमको, ये ऑप्शन ये तो दिया हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट, द बॉडीज रूल मेथड एज्यूम दैट द एरर इन द एंगुलर मेजरमेंट, देखिएगा यहाँ एंगुलर मेजरमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, जो कि ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए इफ द मैनुअल कंपैक्शन इज अडॉप्ट फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 15 सेंटीमीटर cubical concrete specimen to determine the compressive strength, the number of strokes is 35, याद रखिएगा। और इन केस ऑफ 100 सेंटीमीटर cubical concrete, the number of stroke is कितना, अगर 100 mm का कंक्रीट है तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रोक हम लोग कितना देंगे, 15 मारेंगे, ठीक है, सॉरी 15 नहीं 25 कितना 25 लेयर, 25 स्टॉक पर लेयर, एक मिनट 25 क्या है, 100 सेंटीमीटर का कंक्रीट है, इसमें कितना होता है नंबर ऑफ स्टॉक आपका
25 लेयर, 25 स्ट्रोक, सॉरी फिर से गलती, स्ट्रोक पर लेयर। ठीक है, हर लेयर में कितना मारेंगे, 25 स्ट्रोक मारेंगे, लेकिन यहाँ कितना बोला है, 15 सेंटीमीटर कंक्रीट का बोला है। इसमें जो मारेंगे आपको स्ट्रोक लगाएंगे कितना, स्ट्रोक 35, 35 लेयर, 35 स्ट्रोक पर लेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ कैपिलरी इन लिक्विड। बताइए कैपिलरी इन लिक्विड के लिए 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर पूछ रहा है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कैपिलरी फिनोमेना, कैपिलरी फिनोमेना कैन ओनली, कैपिलरी फिनोमेना कैन ओनली lower the liquid surface level is a small tube is relative to the adjacent general level of a liquid when the tube is held in vertically in liquid। ये गलत बोल रहा है। ठीक है, अगर हम मान के चलिए कि अगर कोई एक कैपिलरी कैपिलरी फिनोमेना होता है, अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड में हम लिक्विड में, अच्छा कैपिलरी फिनोमेना ओनली फॉर, कैपिलरी फिनोमेना जो होता है वो ओनली फॉर क्या, वो सिर्फ लोअर के लिए, लोअर लिक्विड के लिए होता है कि अपर भी होता है। जैसे हम लोग मान के चलिए कि कोई पानी है, ठीक है, एक एक कंटेनर है जिसमें पानी पूरा कंप्लीट, मतलब पानी भरा हुआ है, और उसमें हम लोग कोई ट्यूब को ड्रॉप करवा रहे हैं, ठीक है, ट्यूब को डाल रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं, तो वहाँ जो हम लोग कैपिलरिटी देखेंगे, उसमें से लिक्विड का सरफेस जो होगा उस पर जो बनेगा, उसका अपर भी, मतलब राइज भी होगा और फॉल भी होगा, लेकिन यहाँ क्या बोला है, ओनली फॉर लोअर बोला है, जो कि गलत है। कैपिलरी फॉर्मूला, कैपिलरी फेनोमेना कैन ओनली राइज, ये भी गलत है। कैपिलरी एक्सप्रेशन इन, कैपिलरिटी एक्सप्रेशन इन मीटर पर एम स्क्वायर, ये भी रॉन्ग है। कैपिलरिटी फेनोमेना कैन राइज एंड फॉल, देखिए दोनों होगा, ठीक है, राइजर होता है एंड लोअर होता है। कैपिलरी फेनोमेना कैन राइज और लोअर, rise or lower the liquid surface level in a small tube relative to the adjacent general level of a liquid when a tube is held vertically in a liquid। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट एक ये रड है, एक स्टील रड है जो कि 2 मीटर लॉन्ग है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स कितना लग रहा है, 30 किलो न्यूटन का लग रहा है। बट द इलंगेशन पूछ रहा था, इलंगेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी एल बाई ए। इसमें बैठाइए, पी कितना दिया हुआ है, पी आपका 30 गुना 10 के पावर 3 दिया हुआ है, इंटू एल कितना है, एल 2000, एरिया कितना है जी, 10 गुना 10 है, और फिर ई कितना है, 200 गुना 10 के पावर कितना, 10 के पावर 3। ठीक है, 10 के पावर 3। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। 2 3 जीरो से 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ खत्म हो गया, फिर 1 जीरो से यहाँ, 1 जीरो से यहाँ खत्म हो गया, कितना बच गया, 3 दूनी 6, डिवाइड 2 3, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड तो था नहीं कि बताऊँ मैं। बेन ए कंटिलीवर बीम, बेन ए कंटिलीवर बीम में सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड। ठीक है, कोई एक कंटिलीवर बीम है, सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड, सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड इज डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, यहाँ से लोड लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड एट ए फ्री इन द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप एट ए, बताइए मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा। अगर मान के चलिए कि मेरा एक कंटिन्यूअर बीम है और यहाँ मेरा डाउनवर्ड से लोड लग रहा है, तो इसमें जो आपको कंप्रेसिव फोर्स किधर होगा, टेंशन फोर्स किधर होगा, जब इधर से हम लोग लोड लगा रहे हैं, इधर से लोड लगा रहे हैं, तो ये तो इधर इस टाइप से बिहेव करेगा, किस टाइप से, इस टाइप से बिहेव करेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका टेंशन, और यहाँ क्या हो गया कंप्रेशन हो गया ना। ठीक है, कहाँ हुआ, ऊपर ऊपर आपको कंप्रेशन हो गया, नीचे टेंशन हो गया, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप एट ए, कहाँ डेवलप हो रहा है, एट ए 6 पॉइंट, ये तो कुछ नहीं है, बॉटम ऑफ द बीम, बॉटम में, या फिर 1/3 ये भी तो कुछ भी नहीं होगा, टॉप ऑफ द कंक्रीट, ये आपका टॉप है ना, ये मेरा टॉप है और ये मेरा बॉटम है, तो कहाँ जनरेट हो रहा है, टॉप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास यूज ऑफ ए सुटेबल फॉर मेकिंग ए लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड कुकिंग यूटिलिटीज। बताइए ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट के लिए और कुकिंग यूटिलिटीज के लिए कौन सा
ग्लास का हम यूज करते हैं तो बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है, कौन सा, बोरोसिलिकेट ग्लास। और ये आपका है सोडा लैम ग्लास। बताइए इसे, इस ये दो एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, सोडा लैम ग्लास। सोडा लैम ग्लास का यूज हम लोग जनरली कहाँ करते हैं बताइए, तो सोडा लैम ग्लास का यूज हम लोग, सोडा लैम ग्लास का यूज जनरली हम लोग करते हैं आपका लेंस बनाने में, ठीक है, लेंस बनाने में। और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ग्लास, इलेक्ट्रिक ग्लास बनाने में, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं एक आपका होता है जो आप देख ले, आप लोग देखे होंगे ट्रेन में जो ग्लास रहता है उसको, ट्रेन में जो शीशा लगा हुआ रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायर्ड ग्लास, वायर्ड ग्लास बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या क्या, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट किसी स्प्लैश के बारे में दिया, स्प्लैश इन ए टेंशन मेंबर, स्प्लैश इन ए टेंशन मेंबर। बताइए इसके स्प्लैश इन ए टेंशन मेंबर के बारे में दो स्टेटमेंट दिया हुआ ए एंड बी। स्प्लैश इज ए टेंशन मेंबर आर यूज टू ए ज्वाइन टू सेक्शन, splash is a tension member used to a join to section when a joint is provided. This repels the member at a joint joint where it is cut. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या कि एज पर आई एस स्पेसिफिकेशन द स्प्लाइस कनेक्शन शुड बी डिजाइन फॉर ए फोर्स एट लीस्ट 0.9 टाइम्स ऑफ ए मेंबर डिजाइन कैपेसिटी इन टेंशन। गलत, 0.9 नहीं होता, कितना होता है, 0.3 होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। लेकिन इसमें देखते हैं पढ़ के फिर से एक बार कि स्प्लाइस इन ए टेंशन मेंबर आर यूज टू ए ज्वाइन two section when a joint is provided. This repels the member at a joint where it is cut. ये ऑप्शन सही है मेरा, where it is cut मतलब ये ऑप्शन मेरा सही है। ऑप्शन ए गलत है, मतलब ए इज ट्रू किसमें, ए इज ट्रू, ऑप्शन ए डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि स्टेटमेंट दो को दिया हुआ है। इन ए केस ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर द बैक्टीरिया, ठीक है, इन ए केस ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर द बैक्टीरिया फ्लेम कोटिंग द grains of a filter media is stationary and likely to become clog after some time. ये ऑप्शन क्या सही है या फिर गलत है। क्या बोल रहा है कि एक फिल्टर मीडिया है, ठीक है, फिल्टर मीडिया का केस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, अगर बैक्टीरिया अगर उस पर मतलब फ्लेम इट मीन्स क्या बोल रहा है, फ्लेम कोटिंग द ग्रेन्स फिल्टर मीडिया इज स्टेशनरी, like become clog after some time. Filter media is stationary become after clog after some time. हाँ ये सही बोल रहा है। देखिए कैसे बोल रहा है, सही क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर मतलब इन ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में क्या होता है, अगर मेरा जो बैक्टीरिया है, अगर पूरी तरह से अगर वो क्या बोलते हैं कि जितने भी इनऑर्गेनिक जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं, अगर वो पूरी तरह से बोला जाए तो कोटिंग मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो भी रहता है उसके में अगर वो पूरी तरह से उसमें मतलब कोट टाइप में बन जाता है, मतलब कोट इट मीन्स कि उस पर एक लेयर चढ़ाता है, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स का, जिसके कारण क्या होता है, जब मेरा तो फिल्टर मीडिया स्टेशनरी है, मेरा जो फिल्टर मीडिया है वो तो स्टेशनरी है, तो वहाँ क्या करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर सम टाइम्स, कुछ आज नहीं कुछ दिन के बाद क्या होगा, दो मेरा जो फिल्टर मीडिया होता है उसको क्या करता है, क्लॉग कर देता है, मतलब जाम कर देता है। तो ये ऑप्शन लीजिए, ये ऑप्शन जो ये स्टेटमेंट जो करेक्ट है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, इन ए केस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द फाइनल ऑर्गेनिक, ठीक है, द फाइनल ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन ए सीवेज आफ्टर देम सेल्व्स कोटेड विथ ए बैक्टीरियल फ्लेम, ठीक है, सेम यहाँ जो स्टेटमेंट लगा था, जो यहाँ कॉन्सेप्ट लगा था, बस उसी को यहाँ भी लगाया है। इसमें क्या एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में द फाइनल ऑर्गेनिक सब्सटेंस पार्टिकल ऑफ ए सीवेज आर देमसेल्व्स कोटेड, ठीक है, देमसेल्व्स कोटेड विथ ए बैक्टीरियल फ्लेम, which kept moving by the constant agitation. ये भी आपका सही है, ठीक है, तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग विथ, बताइए इनमें से कौन आपका सही है। वाटर कंटेंट ये क्वेश्चन तो गलत होने का चांसेस नहीं है, आप लोग कभी गलत भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। वाटर कंटेंट एलवेज ग्रेटर देन 100%, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग और मूव करते हैं। द सम ऑफ इंटरनल एंगल
कितना होता है जी, 2n-4 इंटू 90, 2n की जगह 5 रखिएगा, कितना आएगा 540, 540। Which of the following type of cement use which of the following type of cement use relatively high purity lime for its manufacture, बताइए कौन सा सीमेंट का यूज हम लोग करते हैं जिसमें हाई प्योरिटी लैम रहता है, जो इट इज नोन एज वाइट सीमेंट, इट इज नोन एज वाइट सीमेंट। एज पर IS 456/2000 द लैप लेंथ पे स्टील रेनफोर्समेंट इन ए कंप्रेशन मेंबर, ठीक है कंप्रेशन में पूछ रहा है, याद रखिए किसमें, कंप्रेशन में, ना कि आप टेंशन को मार दीजिएगा। कंप्रेशन में पूछ रहा है तो इसमें जो बोला कि कंप्रेशन में कंप्रेशन सेल बी इक्वल टू बट नॉट लेस देन 25 टाइम्स ऑफ द डायमीटर एंड क्या है लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट लेंथ इन ए कंप्रेशन, ये सही है, ना कि मार दीजिएगा टेंशन में। यहाँ कंप्रेशन पूछ रहा है तो कंप्रेशन मारिएगा। दोनों मिनिमम होना चाहिए, कितना होता है ये 24 टाइम्स, डायमीटर कितना होता है 24 टाइम्स, और आपको डेवलपमेंट लेंथ मिनिमम, दोनों से मिनिमम होना चाहिए इन केस ऑफ कंप्रेशन में। ये कंप्रेशन में हो गया स्प्लाइस लेप लेंथ। फिर आपका टेंशन में होता है, टेंशन में जो आपका होता है मिनिमम कितना होता है, टेंशन में आपका होता है, टेंशन के किस में कितना 2 LD और 35, ठीक है। ये आपको टेंशन के केस में, ये आपको हो गया कंप्रेशन के केस में, एक होता है फ्लेक्चर के केस में, ठीक है। फ्लेक्चर के केस में कितना होता है मिनिमम ऑफ फ्लेक्चर के केस में कितना होता है डेवलपमेंट लेंथ और 35, दोनों से जो मिनिमम होगा उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। ये भी सब पूछता है, ये भी जितना भी हम इसमें तीनों बताएं, तीनों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अपने आप में। अगर पूछ दिया कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन में कितना होगा 24 5 और LD डेवलपमेंट लेंथ, जो दोनों में से मिनिमम होगा उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे। दूसरा कंप्रेशन हो गया, टेंशन में कितना 35 या 2LD, फिर आपका फ्लेक्चर में कितना होता है 35 और 35 और LD, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। A reinforced cement concrete cantilever beam subjected to a UDL load with intensity W, the directly vertical load upward। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि मेन रेनफोर्समेंट हम लोग कहाँ प्रोवाइड करेंगे, बताइए। सेम क्वेश्चन है, हम लोग मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, एक थोड़ा समझा देते हैं। एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ से लोड लग रहा है, ठीक है। अगर हमको इसको थोड़ा सा सेक्शन मतलब बीम सीधा सीधी बना देते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये मेरा एक बीम है, ठीक है, बीम है, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से मेरा लोड लग रहा है, तो हम लोग मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, इसमें ना, कहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट लोग ये मतलब बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, कहाँ बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एलवेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेजर एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप इज कैलकुलेटेड बाय नेवियर स्टोक इक्वेशन। क्या होगा जी, डेवियर विस्वेच इक्वेशन, ठीक है। क्या होगा डेवियर विस्वेच इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्सनल बकलिंग, बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्सनल बकलिंग के केस में कितना होता है एलवेज 300। याद रखिएगा, आपको IS कोडल वैल्यू कितना होगा, सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो इन ए कंप्रेशन फ्लैंज फॉर ए बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्सनल बकलिंग के केस में कितना होता है 300। याद रखिएगा, कोडल वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ कंसेप्ट तो है नहीं कि मैं बताएं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वाटर इज ए फ्लोइंग थ्रू ए पाइप हैविंग डायमीटर 300 mm एंड 200 mm एट ए बॉटम एंड अपर respectively। calculate the pressure per unit weight of a water at upper end, ठीक है, जिसका इंटेंसिटी प्रेशर कितना है 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दिया हुआ है, निकालना क्या हमको, प्रेशर निकालना है, ठीक है, प्रेशर निकालना। बताइए इसका कैसे लगेगा ये कैसे बनेगा ये। इसमें हम लोग पहले फॉर्मूला लगाते हैं, बर्नौली इक्वेशन लगा P रो प्लस V²/2G प्लस जेड इजकल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है।
पी बाई रो जी प्लस पी बी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड। यहाँ क्या पूछा करके हमको निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर इसको क्या होता है, पी बाई रो जी। तो पी कितना दिया हुआ मेरा, जिसका डायमीटर कितना है 300 और 200 में दिया हुआ, ठीक है। देखिए ये जो आपका इसका जो डायमीटर दिया हुआ है ना, ये डायमीटर आपको सिर्फ मतलब ये करने बढ़ाने के लिए दिया हुआ है, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, हमको सीधा सीधे देखिए यहाँ पर प्रेशर दे दिया है, ठीक है, प्रेशर दे दिया है और आपका ग्रेविटी ये दे दिया है। सीधे पी कितना है 25, 25 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, सीधा सीधे सीधे इसका आंसर निकालें तो 25 नहीं हो जाएगा जी, डायरेक्ट इसका आंसर पी बाई रो जी। हमको निकालना क्या है, सीधे देखिए हमको प्रेशर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, क्या निकालना, हमको प्रेशर निकालना था। ये तो आप लोग जानते हैं कि तो आपका ये तो प्रेशर है पी बाई रो जी, ठीक है। बी स्क्वायर बाई टू, बी स्क्वायर बाई टू जी क्या है, आपका वेलोसिटी हेड है, ये आपका जो आता है डेटम है। तो हमको सीधे प्रेशर इसी पे बैठा के निकाल दीजिए, आंसर आ गया 25। इस ये दोनों का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा देता है मतलब एक दो वो ऐसा रहता है जो कि थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट, कितना 415 कितना होता है जी, एम यू का पॉइंट 138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। चलिए यहाँ वैल्यू बैठा दिए पॉइंट 138, एफ सी का कितना है, एफ सी का कितना है 20 पॉइंट 20 बी डी का बी कितना है, बी आपका 200, 200 इंटू 400। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 138 सॉरी 88 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंसोलिडेशन टेस्ट ऑन ए सॉइल इज टू डिटरमाइन बाय द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कि एज पर आई एस कोड आई एस 456/2000 द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर विच इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ हिंड एंड रिएक्शन अगेंस्ट रोटेशन एंड वन हिंड। बताइए कितना होगा इसका क्या बोल रहा है, आप लोग समझें इसका क्वेश्चन। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ हिंड, इफेक्टिवली हेल्ड पोजिशन इन बोथ हिंड एंड रिएक्शन अगेंस्ट रोटेशन एट वन हिंड। बताइए इसका फिगर किस टाइप से बनेगा, ये आपका फिक्स हो गया, ठीक है, यहाँ से फिक्स हो गया और ये आपका यहाँ हिंज लगा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा इस टाइप से होगा। जिसका थियोरेटिकल वैल्यू पूछ रहा था 0.8L होता है, ठीक है। 0.8L इज ए अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि कैलकुलेट द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑफ ए चैनल। बताइए कैलकुलेट हाइड्रोलिक रेडियस इसका कैसे निकलेगा जी। हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। एरिया कितना है इसका, कितना होता है एरिया इक्वल टू बी डी, पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगुलर का बी प्लस 2y, ठीक है। तब बैठाइए वैल्यू, चलिए बैठाइए वैल्यू। बी कितना दिया हुआ, विड्थ कितना है, विड्थ आपका 4 है इंटू 1.5 है, इसको गुना कीजिए प्लस बी कितना है, बी फिर आपका 4 है प्लस 2 इंटू वाई मतलब डी है 1.5 है। ये दोनों सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू आएगा एरिया का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, पेरीमीटर में आपका इसमें जो वैल्यू आएगा नीचे पुट कीजिएगा, काट छाट के आंसर आएगा 0.85 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर ए फाउंडेशन द एलोवेबल बियरिंग प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। बताइए फॉर ए फाउंडेशन द एलोवेबल बियरिंग प्रेशर इज डिपेंड अपॉन बोथ द नेट सरफेस, both the net shape bearing capacity and net shape settlement pressure of a soil, ठीक है। ये दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, बताइए किसका साइन है ये जो दिख रहा है कि यंगर एज में जब पेड़ मतलब यंगर एज से धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये जो डिफेक्ट देखने को मिलता है, इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग गाल। क्या बोलते हैं, रिंग गाल। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। बताइए इनकरेक्ट एनालिसिस क्या है, एनालिसिस ऑफ ट्रस यूजिंग अ मेथड ऑफ सेक्शन। बताइए मेथड ऑफ सेक्शन के लिए मेथड ऑफ सेक्शन हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट। The section line can passing through a 4 member is suitable where their 3 member are meeting at a common point। ये सही है। the section line can passing through a maximum 3 point because only 3 point are equilibrium are available, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द सेक्शन line
कैन पासिंग थ्रू ए मेंबर एंड ज्वाइंट। क्या ये ले रहा क्या? जब भी ट्रस्ट के बारे में बोले मेथड ऑफ सेक्शन तक कभी भी नहीं ज्वाइंट से पास नहीं करता उसका ये सेक्शन, ठीक है। जब भी आप सेक्शन काटिएगा तो ज्वाइंट को नहीं पास कीजिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि द सेक्शन लाइन पासिंग थ्रू ए मेंबर एंड ज्वाइंट, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बताइए द कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉइल 50 mm दिया हुआ है, बताइए उसका कौन सा टाइप ऑफ सॉइल होगा? क्लीन ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो आप लोग जान रहे हैं 50 mm मतलब ग्रेवल होगा, सीधा। बड़ा एम है ना, 50 mm बड़ा है। सैंड होगा नहीं, क्लीन सैंड होगा नहीं, सिल्ट होगा नहीं, तो सबसे बड़ा होगा। बताइए IS 456 2000 द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम जिसका साइज दिया हुआ है 150 into 300 शैल नॉट बी लेस देन वेट कंसीडर ऑफ ए डिजाइन। बताइए मिनिमम एरिया कितना होता है इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बताते हैं इसको हम। क्या पूछ रहा है? द क्रॉस सेक्शन एरिया किसी कम नहीं होता, 0.8%, 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ longitudinal reinforcement। longitudinal reinforcement और इसका ये सॉरी ये जो होता है ये नॉट भी लेस देन होता है, इससे कम नहीं होता, ठीक है। यही पूछ रहा है नॉट भी लेस देन, नॉट भी लेस देन 0.8% एंड नॉट भी मोर देन, नॉट भी मोर देन 6%, ठीक है। तो इसमें बैठाइए वैल्यू 0.8 इंटू 150 इंटू 300। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जो इसमें सॉल्व कीजिएगा वही आपका आंसर, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है, मार लीजिएगा। देखिए विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट इज सुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग, मतलब लो हीट सीमेंट। ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेथड ऑफ बुकिंग एंड रिड्यूसिंग द एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। बताइए इसका कौन होगा? पढ़िए स्टेटमेंट और बताइए आंसर। चलिए पढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन अ कंसेक्यूटिव पॉइंट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग स्टाफ रीडिंग ऑन ए 2 point फॉर ए सेम सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन ए राइज एंड फॉल मेथड। The difference of level between a consecutive point is found by comparing a staff reading on a 2 point for a same setting of an instrument is taken in rise and fall method। ये सही है। The height of instrument method is a more rapid than, ये भी सही है। तीसरा sum of rise माइनस sum of fall इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ये भी सही है। इसका मतलब यही गलत होगा। जब सारा सही है तो गलत पूछ रहा था, गलत लास्ट वाला ही होगा। कैलकुलेट द रिस्पेक्टिव, बताइए asbestos सीमेंट के केस में कौन सा आपका सही लग रहा है? देखिए asbestos सीमेंट एलवेज ए हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये रॉन्ग है। asbestos सीमेंट इज हाईली रेसिस्टेंट टू अल्कली, ये सही है। एस्बेस्टस को जो आप लोग देखते हैं छत पे जो आपका लगाते हैं हम लोग छत पर नहीं मतलब छावनी के टाइप में, एस्बेस्टस को जो बोलते हैं कि एस्बेस्टस वो एलवेज जो होता है आपका वो क्या करता है? हाईली रेसिस्टेंट अल्कली को हाईली रेसिस्टेंट करता है, ठीक है, हाईली रेजिस्ट करता है, ना कि हाईली इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कहाँ गया? बी इज करेक्ट एंड ए इज अनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर IS 516 विच इज द फॉलोइंग करेक्ट साइज ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पे, बताइए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पे कंक्रीट, बताइए क्या साइज होता है? 150 इंटू 150 इंटू 700। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है? एज पर IS और यार सेम क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे प्रीवियस ईयर का सेट था जो कि आप लोग देखें बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। 1 घंटा में हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर इसी तरह प्रीवियस ईयर का भी सेट चलेगा, ठीक है, DDA को लेकर। तब बहुत ही बेहतरीन सेट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग आना ना भूलें और वीडियो को देखना ना भूलें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ज़रूर भूलें, क्योंकि इस बार BTSC JEE का फॉर्म आ चुका है जो कि कल से उसका क्लास स्टार्ट होना है। एकदम परफेक्ट वे में चलेगा BTSC JEE और साथ ही साथ आपका DDA JEE का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों।